अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कहां से आया कौन है ये है डॉन, ये है डॉन, ये है सबसे बड़ा डॉन डॉन डॉन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन था, जिसके नाम से लोगों की रूह कांपती थी। दाऊद इब्राहिम समझ जाइए, उसके आगे पानी कम चाय था, या यूं समझ लीजिए इससे बड़ा डॉन अभी तक दुनिया में कोई नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो। इतना बड़ा ये था, इतना बड़ा रसूख था कि ये जो चाहता था वो करवाता था, जो चाह लेता था वो करता था, यानी इसके मुताबिक ही वो पूरा देश चलता था। ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी को लगभग इसने कंट्रोल में कर लिया था। ये वही शख्स था जिसने फोर्ब्स एक पत्रिका होती है जो हर साल दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट मैन की लिस्ट निकालती है, यानी 100 अमीर लोगों की लिस्ट बनाती है। तो 1989 में फोर्ब्स ने इसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। उस समय उसकी संपत्ति थी लगभग $30 बिलियन। लगभग अगर इंडियन करेंसी में इसको समझा जाए तो आप समझ लीजिए कि 16 खरब रुपए। ये वो शख्स था जिसकी कोकीन यानी ड्रग्स का सबसे बड़ा व्यापारी था। इसकी कोकीन दुनिया के 80% मुल्कों में सप्लाई होती थी, यानी दुनिया के 80% मुल्कों में इसके भेजे हुए कोकीन यानी ड्रग्स लोग जो है उसका सेवन करते थे। ये वो शख्स था जिसके हर साल 10% इसकी करेंसी को यानी इसके नोटों को चूहे उतर देते थे और यह पानी से खराब हो जाता था। ये वो शख्स था जिसने ठंड से बचने के लिए एक बार एक जगह गया, वहां काफी ठंड थी और अगल बगल कोई साधन नहीं था या कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था कि जिससे उसकी छोटी बेटी को ठंड से बचाया जाए, क्योंकि उसकी छोटी बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उस ठंड से बचाने के लिए इंडियन करेंसी में उसने लगभग 15 करोड़ रुपए जला दिए। 15 करोड़ रुपए जला इसलिए दिए ताकि उसकी आग से, उसकी तपन से उसकी बेटी को ठंड से बचाया जा सके और उसकी बेटी को गर्मी महसूस हो। यानी ठंड से बचाने के लिए 15 करोड़ रुपया उसने जला दिया। ये वो शख्स था जिसको एक बार इसने एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को वहां के क्या किया, मरवा दिया था। उसके ऊपर जो है जान से मारने का आरोप था। ये वो व्यक्ति था जो हर महीने सिर्फ नोटों की गड्डियां बांधने के लिए $1000 का रबर बैंड मंगवाता था ताकि गड्डियों को बांधा जा सके। ये वो डॉन था जिसके आगे दाऊद इब्राहिम पानी कम चाय था। ये वो शख्स था जो कहता था या तो रिश्वत लो और या जान दो। रिश्वत लो या जान दो को वहां की भाषा में कहा जाता था प्लाटा और प्लोमो, यानी प्लाटा और प्लोमो। प्लाटा का मतलब चांदी और प्लोमो का मतलब शीशा। यानी अब प्लाटा का जरा विस्तार पूर्वक समझिए। प्लाटा का मतलब यह था कि रिश्वत लो यानी चांदी मतलब यानी पैसा लो। चांदी का मतलब यहां पैसे से है, चांदी लो। और प्लोमो का मतलब शीशा यानी गोली, शीशे की गोली या जान दो, यानी अपनी जान दो प्लोमो और रिश्वत लो प्लाटा। समझ लीजिए प्लाटा प्लोमो के बारे में, वहां की आम भाषा थी। ये वो शख्स था जो 5000 से 6000 लोगों को जान से मारने का आरोप उसके ऊपर इल्जाम था। अपने गोडाउन में ये नोटों को रखता था। गोडाउन वहां पर कम पड़ गए, गड्ढा बनाकर नोटों को उसमें रखा गया। इतने पैसे थे कि वो बैंक में नहीं रख सकता था। क्योंकि ये काली कमाई के ब्लैक मनी थे, उसका व्हाइट मनी तो था नहीं, इसलिए बैंक में वो नहीं रख सकता था। अगर बैंक में रखता तो वो पकड़ा जाता, इसीलिए उसने बैंक में नहीं रखा। ये वो शख्स था जो
दुनिया के 80% मुल्कों में उसकी कोकीन सप्लाई होती थी, ड्रग्स। ये वो था जिसके कोकीन एक बार सबसे अधिकतम सप्लाई जो उसने किया था, लगभग लगभग उसने अधिकतम सप्लाई जो किया था वो था, आप यकीन नहीं करोगे दोस्त, वो लगभग था 30,000 टन की सप्लाई कोकीन एक दिन में उसने सप्लाई किया था। ये वो शख्स था जो एक बार खुद प्लेन उड़ाकर गया अमेरिका कोकीन सप्लाई करने के लिए, और प्लेन उड़ाकर वापस आया और वापस आकर उस प्लेन को तोड़वा दिया और अपने दरवाजे के यानी घर के सामने उस प्लेन के टुकड़े को टंगवा दिया। इसका पूरा नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैवियरा। बहुत ही बड़ा डॉन था ये। इससे बड़ा डॉन अभी तक दुनिया में हुआ तो नहीं है, अब शायद आगे हो या ना हो, ये तो भविष्य के गर्त में है। अब मैं आइए इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इसका नाम रहता है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैवियरा। इसका जन्म देखिए, इसके जन्म के बारे में भी मैं आपको बता दूं। इसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इसका जन्म हुआ था कब? इसका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1949 को। कब? 1 दिसंबर 1949 को इसका जन्म होता है। बेहद ही गरीब परिवार में 3 भाई थे। ये लोग कितने भाई थे? 3 भाई थे। गरीबी में इसका जीवन कट रहा था, यानी इसका जो बाल्यावस्था थी वो गरीबी में कट रही थी। स्कूल जाता है, पहनने के लिए जूते नहीं थे तो स्कूल से इसको भगा दिया जाता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो कॉलेज में जाता है। पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही निपुण था और बहुत ही होशियार बच्चा था। लेकिन जब ये कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में फीस भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। तो क्या करता है कि फीस भरने के लिए जब पैसे नहीं थे तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम में बैठ पाएगा नहीं, तो स्कूल वालों ने उसको स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया। जब कॉलेज से निकाल दिया तो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने यहीं से जुर्म का रास्ता पकड़ा। तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह ये आगे बढ़ता चला गया और शायद अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा डॉन यही कहलाता है। समझ जाइए, मैं फिर दोहराता हूं, दाऊद इब्राहिम इसके आगे पानी कम चाय थे। समझ जाइए कि दाऊद इब्राहिम उसके आगे चींटी के बराबर थे और वो हाथी था। इतना अमीर डॉन था ये। इसके एक इशारे पे काम होता था। 5,000 से 6,000 लोगों को जान से मारने का इसके ऊपर इल्जाम था। तो बेहद ही गरीब परिवार में इसका जन्म होता है। फीस नहीं भर पाता है, कॉलेज से निकाला जाता है और उसके बाद जुर्म के रास्ते पर यह चलना शुरू करता है। तो जब जुर्म के रास्ते पे जाता है तो सबसे पहले ये क्या करता है जानते हो? सबसे पहले ये जो ईसाइयों में क्या होता है आप लोग जानते हो, जन्म इसका देखिए कोलंबिया में हुआ था। कोलंबिया के, एक बात ध्यान दीजिएगा, रियो निग्रो शहर में इसका जन्म होता है। रियो निग्रो, ध्यान देना, कहा? कोलंबिया के रियो निग्रो में। तो ईसाई धर्म तो वहां पर प्रचलित है ही। तो ईसाइयों में आप लोग जानते हो कि मरने के बाद उनको संदूक में रख के दफनाया जाता है और दफनाने के बाद जब मिट्टी पड़ जाती है तो एक खूबसूरत सा संगमरमर का पत्थर जो है निशानी के तौर पे वहां पे गाड़ दिया जाता है, ताकि ये निशान बना रहे कि ये फला की कब्र है। तो ये क्या करता था कि कब्रिस्तान पे जाके उन पत्थरों को देखता था, जो खूबसूरत पत्थर हैं उनको क्या करता था, चुरा लेता था, उखाड़ लेता था और चुरा के वहां के तस्कर को बेच देता था। उस समय वहां पर पत्थर की तस्करी, नक्काशी की हुई बहुत ज्यादा प्रचलित थी, आम थी। तो वहां के तस्कर भी कम दाम, चूंकि कम दाम में ये बेच देता था, इसको पैसे की तो जरूरत थी। तो वहां के तस्कर लोग जो है जब कम दाम में उनको जो है खूबसूरत पत्थर मिल रहे थे तो वही पत्थर जो है वो तस्कर लोग जो है उससे खरीद लेते थे और उसका जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जो है उसके पास आना शुरू हुआ। और जब ये पैसा आना शुरू हुआ तो अपराध की दुनिया में जब कोई एक बार कदम रख देता है तो ये दलदल तो है, एक बार आपने पैर रखा तो पैर धंसता चला जाए। इसने आगे का अपना प्लान ये तैयार किया कि अब लोगों से लूटमार किया जाए, चोरी किया जाए, छीना झपटी किया जाए। ये बाकायदा बैंक के पास खड़ा रहता था और देखता था कोई बैंक में जो है पैसा निकालने आ रहा है। जब देखता था कोई बैंक में पैसा निकाल कर बाहर आ रहा है तो उसको छीनकर भाग जाता था।
छीन कर भागता था और बाकायदा ये छिनैती करता था, लोगों से लूटमार करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, इन सब कामों में ये इन्वॉल्व रहता था। ये बहुत ही जबरदस्त जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वहां का धीरे धीरे करके एक जो है डॉन बन गया। इसका रसूख धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऐसा माना जाता है कि 1970 कब सन 1970 में मैगलिन, कोलंबिया का एक शहर है मैगलिन, मैगलिन में ही जो है वो बस गया था। रियो निग्रो में पैदा हुआ मैगलिन। मैगलिन के एक बहुत ही बड़े व्यापारी का इसने क्या किया, किडनैप कर लिया है। और किडनैप कर लिया और वसूली की रकम मांगी, और वसूली की रकम $1,00,000 उस समय मांगी थी। 1970 की बात कर रहा हूं मैं, 1970 की। $1,00,000, और $1,00,000 उस समय जो है आप समझ लीजिए कि लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए कि करोड़ के आसपास। और उस समय उसकी उम्र थी लगभग मैं समझता हूं 20 से या 22 साल। भाई आप देख लीजिए 1949 में पैदा हुआ, 1970 की बात है, 21 या 22 साल आप मान लीजिए, 21.5 साल उम्र थी। 21.5 साल में ये किडनैप करता है, और जब वो वसूली की रकम पाता है तो ये समझ जाइए उस समय वहां का सबसे बड़ा अमीर डॉन हो जाता है। अब इसकी हिम्मत और बढ़ती है, तो वहां के माफिया में कुछ लोगों को ये इकट्ठा करता है और अपनी खुद की गैंग बनाता है, और गैंग बनाकर ये क्या करता है कि वहां पर अब ड्रग्स के धंधे में उतर जाता है। जब इसको पता चलता है कि ड्रग्स के धंधे में बड़ा फायदा है, तो ये ड्रग्स के धंधे में पूरे तरीके से ये उतर जाता है। और सुन लीजिए, एक कोकीन आप जानते हैं, और ड्रग्स को 1 ग्राम या 2 ग्राम कोकीन की कीमत जो है लगभग हजारों लाखों में होती है। अब सोच लीजिए कि कोकीन के धंधे में कितना पैसा था। एक बार जो है कोकीन का एक बहुत बड़ा सप्लायर था, उससे डील होने वाली थी पाब्लो की। तो पाब्लो जो है वो 14 किलो, कितना 14 किलो कोकीन की डील थी, और वो ड्रग माफिया वहां पर आया था। कुछ दोनों में जो है मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़े तक बढ़ी, और पाब्लो एस्कोबार ने क्या किया, उस ड्रग डीलर को दिया 14 किलो कोकीन भी हथिया लिया। अब 14 किलो कोकीन की कीमत आप समझ लीजिए कितनी थी, और यहीं से उसका सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद तो ये ड्रग का इतना बड़ा व्यापारी हो जाता है कि आप समझिए कि एक दिन में कई हजार टन जो है कोकीन सप्लाई करता है। के टायर तक ये कोकीन भरता था, और वहां के कैप्टन को लगभग उस समय इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 5 लाख रुपए देता था एक खेप का। इतनी ज्यादा जो है इसका जो है प्रचलित हो गया था पूरे यूरोप कंट्रिया में, यानी स्पेन, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, क्रोएशिया, ये कोलंबिया तो खैर पूरा था ही, इटली, जर्मनी, फ्रांस, मतलब ये तमाम देश, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरे इसके ड्रग्स की सप्लाई होती थी। इतना बड़ा जो है ये ड्रग्स का डीलर हो गया था, और इसका नाम जो है धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा, और अमेरिका तक में, जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग्स की मांग होती है कोकीन की, तो अमेरिका में भी इसकी कोकीन जो है क्या होती थी, सप्लाई होती थी। मैंने बताया ना, प्लेन से एक बार खुद उड़ाकर गया था और वापस आया था कोकीन की सप्लाई करने। इसने खुद का एक आइलैंड खरीदा, और आइलैंड इस तरीके से बनाया कि वहां पर हेलीपैड भी बनवाया, ताकि एरोप्लेन के लिए जो है बाकायदा एयरपोर्ट बनाया, ताकि जो है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का आवागमन हो सके। और उस आइलैंड पे सिर्फ वो और उसके कुछ चुनिंदा खास लोग जाने की परमिशन थी, बाकी किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। इतनी ज्यादा जो है इसकी पैसा हो गया था। आप सोच लीजिए कि एक बार कोलंबिया देश जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कोलंबिया में जो है क्या था कि मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय कर्ज था $10 बिलियन। कोलंबिया देश पर राष्ट्रीय कर्ज था $10 बिलियन, विदेशी देशों और देशों का। वो $10 बिलियन चुकाने के लिए उसने बाकायदा सरकार से बात की कि मैं ये सारा कर्ज एक बार में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा कहना माना जाए। चूंकि ये अंडरवर्ल्ड डॉन था, 2 नंबर का पैसा था, तो वहां की सरकार तो ले सकती नहीं थी। इसीलिए वहां की सरकार ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। पॉलिटिक्स में जाकर ये पॉलिटिक्स में इसलिए जाना चाहता था कि ताकि जो है पॉलिटिक्स में जब जाओगे तो आपके तो पुलिस
जो आपके पीछे पड़ रही है वही आपकी रक्षक हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियन के आगे पीछे पुलिस और कमांडो ही रहते हैं। तो वो यही चाहता था कि कम से कम पुलिस और जज और तमाम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसके आगे पीछे हो जाए, ताकि उसको पावर मिल जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन का पावर तो आप जानते ही हो कितना होता है। तो वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था, और पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था क्योंकि कोलंबिया से अमेरिका में उस समय प्रत्यारोपण की संधि थी, यानी लोग किसी को भी अमेरिका में भेजा जा सकता था, प्रत्यारोपित किया जा सकता था, यानी उनके हवाले किया जा सकता था अमेरिका में। तो इसको यह डर था कि कहीं कोलंबिया सरकार जो है मुझे अमेरिका प्रत्यारोपित ना कर दे, यानी अमेरिका के हवाले ना कर दे, क्योंकि अमेरिका भी बड़ा तंग आ गया था, क्योंकि अमेरिका में लगभग 80% कोकीन उसी की सप्लाई होती थी। लॉस एंजल्स, लॉस वेगास, न्यूयॉर्क, ये तमाम जितने भी हैं, ये तमाम जो है शहरों में जो है, वर्जीनिया, ये तमाम शहरों में जो है इसकी कोकीन सप्लाई होती थी, और अमेरिका में लगभग ये पूरा छा गया था। और इसको ये डर था कि कहीं अमेरिका जो है मुझे प्रत्यारोपित ना कर ले, मांग ना ले कोलंबिया से, और मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़े या मुझे जान से मार दिया जाए। इसीलिए उसने सरकार से यह शर्त रखी कि मैं सरेंडर तो करूंगा, लेकिन मेरी बनाई हुई जेल होनी चाहिए, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही जेल में सारा साजो सामान होना चाहिए, और अमेरिका से प्रत्यारोपण की जो संधि है उसको आप खत्म कर दो। अब सोच लो, इतना बड़ा पावर कि उसके कहने पे कोलंबियाई सरकार ने अमेरिका से प्रत्यारोपण संधि को समाप्त कर दिया। अब सोच लीजिए इसका कितना बड़ा पावर था। उसके बाद ये बाकायदा इलेक्शन लड़ता है, और इलेक्शन लड़के इसका तो ये कहना था कि रिश्वत दो, रिश्वत लो या जान दो। लिबरल पार्टी में ये शामिल होता है, और 1982 में निचला सदन, निचला सदन का मतलब जैसे यहां पे लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा तो पावरफुल है ही है, सबसे पावरफुल क्या होता है, सबसे पावरफुल सांसद होते हैं। तो लिबरल पार्टी में शामिल होने के बाद 1982 में ये निचले सदन का क्या बन जाता है, ये अल्टरनेट कैंडिडेट बन जाता है। और उसके बाद देखिए इसका इतना रसूख था कि स्पेन में राष्ट्रपति चुनाव होता है। स्पेन में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में कोलंबिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए ये खुद जाता है। कौन? पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविया। यानी कोलंबियाई सरकार इसको कोलंबिया की तरफ से रिप्रेजेंट करती है कि तुम शपथ ग्रहण में जाओ। स्पेन में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, उसमें इसको बाकायदा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कोलंबिया की तरफ से इसको एक तरीके से लीडर बना के भेजा जाता है। और ये गरीबों की भी बड़ी, रॉबिन हुड की इसकी छवि हो गई थी। जैसे होता है ना, बड़े बड़े जो डॉन होते हैं वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं ताकि उनकी छवि बनी रहे, और वक्त आने पर कहीं से भी, मतलब अगर मुसीबत में है तो कहीं ना कहीं से भी कुछ मतलब काम बन जाए, बच जाए। तो ये रॉबिन हुड की छवि भी थी, क्योंकि इसके पास अपार संपत्ति थी। पैसा तो इतना था कि बैंक में रख नहीं सकता था, गोडाउन में, गड्ढे में, इधर उधर तमाम पैसे फैले थे। इसको तो खुद नहीं पता था कि इसके पास कितने पैसे हैं। इसीलिए उन पैसों से लोगों का घर बनवाया उसने, सड़कें बनवाई, स्कूल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। भाई पैसा है तो खर्च करेगा ही, बैंक में रख नहीं सकता। इतना पैसा है कि अगर खर्च भी करेगा तो खत्म नहीं होगा, ताकि रॉबिन हुड की छवि इसकी कायम रहे, और लोगों की नजर में यह मसीहा बन गया। मतलब इतना जबरदस्त इसका जो है वो हो गया। फुटबॉल क्लब, यहां तक कि फुटबॉल क्लब का ओनर भी हो गया, यानी फुटबॉल क्लब को भी खरीदा, फुटबॉल का स्टेडियम बनाया, क्योंकि यूरोप में तो आप जानते ही हो फुटबॉल जो है दीवानगी की हद तक खेला जाता है। तो उसने जो है ये तमाम काम, सामाजिक कार्य किए लोगों की भलाई के लिए, और लोगों ने इसे मसीहा मान लिया, यानी रॉबिन हुड की छवि इसकी हो गई। सन 1991 में ये सरेंडर करना चाहता है, और कानून तो वो खत्म करा दिया था। और ये क्या करता है कि 1992 में ये कोलंबिया में सिविल वार शुरू हो गया था। और सिविल वार जानते हो, सिविल वार का मतलब कि यानी गृह युद्ध हो गया था। 27,000 लोग मारे जाते हैं, यानी अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 74 लोग रोज मरते थे। और कोलंबिया सरकार में उथल पुथल थी, मतलब स्थिरता नहीं थी। उसका भी उसने लाभ उठाया पाब्लो ने, और उसका लाभ उठा के ये देखते देखते अरबपति खरबपति बन गया।
उसके बाद इसने सरेंडर किया और खुद की बनाई हुई जेल में ये गया। लेकिन उधर अमेरिका जो है पागल हो गया। अमेरिका का दबाव जो है कोलंबिया सरकार पे बढ़ना शुरू हुआ, और कोलंबिया सरकार जो, जब अमेरिका का दबाव पड़ेगा तो कोई भी देश की सरकार होगी वो हिलेगी। तो अमेरिका का धीरे धीरे जो है शिकंजा जब कसना शुरू हुआ, तो प्रत्यारोपण की जो संधि हुई थी, जो खत्म हुई थी, उसे जो है दोबारा कायम किया गया, और ये जेल से तब तक ये निकल गया था 1992 में। उसके बाद ये तय हुआ कोलंबिया सरकार, जब अमेरिका का ज्यादा शिकंजा पड़ गया तो कोलंबिया सरकार ने यह तय किया कि अब पाब्लो का किस्सा तमाम किया जाए। देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा, बड़ी मजेदार है। अब यहीं से इंटरेस्टिंग और है, पाब्लो का किस्सा खत्म किया जाए। बाकायदा वहां पर एक टीम बनाई जाती है, और टीम बनाई जो जाती है उसका नाम रखा जाता है सर्च ब्लॉक। और वो टीम जो है, जो सिलेक्ट होती है, उसमें एक से एक जो है स्नाइपर होते हैं, शूटर होते हैं। मतलब कोलंबिया सरकार के जवान के एक से एक जो है वहां पर माहिर युद्ध में लड़े हुए जो है वहां के सिपाही और पुलिस मिला के पूरी एक टीम बनाई जाती है। और इसको जो है पाब्लो को मारने के लिए जो है ये टीम बनी थी। और अमेरिका की एक रेडियो टेक्नोलॉजी ने पता लगा लिया कि पाब्लो इस समय कहां है। अब पाब्लो था अपने महल में। टीम जाती है, गोलाबारी होती है, बंदूकें, गोली चलती है, तमाम जो है धाए 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 करके आवाज आती है, उधर से गोली चल रही है, इधर से गोली चल रही है, गोलाबारी होती है, और पाब्लो मारा जाता है। लेकिन पाब्लो जब मर जाता है तो उसकी मां को और उसकी पत्नी को यकीन नहीं था कि पाब्लो मर गया है, क्योंकि पाब्लो ने खुद एक बार कहा था कि मैं पुलिस के हाथ कभी नहीं आऊंगा और पुलिस की गोली से नहीं मरूंगा, और अगर अंतिम गोली बचेगी तो मैं खुद को, अपने आप को गोली मार लूंगा, लेकिन मैं किसी और की गोली से मरना पसंद नहीं करूंगा। इसीलिए उसकी मां को और उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता है कि पाब्लो इस दुनिया में नहीं रहा। बाकायदा इसकी पत्नी और इसकी मां जाती है पाब्लो की कब्र पे, और उसको निकाला जाता है, बाकायदा शिनाख्त होती है, वीडियो बनाई जाती है, तब यह पहचान होती है कि हाँ ये पाब्लो था। लेकिन पाब्लो को जो गोली लगी थी कान के नीचे, वो इस तरीके से लगी थी कि ऐसा लगता था कि किसी ने इसको गोली मारी नहीं है, इसने खुद से अपने आप को गोली मार ली। उसके बाद इसको दोबारा वही दफना दिया जाता है। लेकिन जब ये मरा था तो लगभग 50,000 का मजमा जो है भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहां की सरकार, कोलंबिया की सरकार हिल गई थी। इतना बड़ा मजमा हुजूम देखकर वहां की सरकार जो है आश्चर्यचकित हो गई थी कि इतना बड़ा हुजूम। लेकिन बाद में पाब्लो की जो भी संपत्ति थी, जो सामने थी, मतलब जो दिखाई दे रही थी, जैसे उसका आइलैंड हो गया और तमाम जो गोडाउन वगैरह थे, उन जगहों पर छापे पड़े, पुलिस के द्वारा रेड मारी गई और उनको जो है जब्त किया गया। अरबों रुपए उसके जब्त हुए, लेकिन उसका पैसा और कहां कहां था, सिर्फ उसकी मां, उसकी पत्नी को, उसके परिवार के नजदीकी लोगों को पता था, बाकी किसी को पता नहीं।